अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? ये चीज़ हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास होता है तो उस पर फोर्स लगा, सेम चार्ज पार्टिकल होंगे तो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज पार्टिकल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या फिर वैल्यू ऑफ चार्ज पे, या और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, और अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, तो उन दोनों में बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और अगर एक चीज़ बढ़ रही है उसकी वजह से दूसरी चीज़ कम हो जाए तो उसको बोलते हैं दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए, अगर फैन की स्पीड बढ़ाएंगे तो फैन से निकलने वाली हवा भी तेज हो जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और अगर हम किसी चलते हुए ट्रक में अगर हम अचानक से लोड बढ़ा देते हैं तो उस ट्रक की लोड बढ़ा तो ट्रक की स्पीड कम हो जाएगी, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका होता है, वन अपॉन करके अगर लिखा जाएगा तो बोलेंगे इन्वर्स रिलेशन, और बिना वन अपॉन करके लिखा जाएगा तो बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू नहीं, अभी हमने कांस्टेंट नहीं लगाया है तो हमें अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन ही रहेगा। एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाएंगे तो हम मान लेते हैं उस कांस्टेंट की वैल्यू k है थोड़ी देर के लिए, वन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे कि दोनों चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखे हुए हैं। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में रखे होते हैं, फ्री स्पेस या फिर इसको हम एयर भी बोल सकते हैं, एयर में रखते हैं, तो इस के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा जीरो जो नीचे लगा रखा है ये फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए होता है। और अगर किसी और मीडियम में रखा होता है तो के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो वहाँ पर नॉट नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आएगा। इसकी वैल्यू अगर हम SI यूनिट हम बात करें, SI यूनिट में एयर या फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट के लिए अगर हम देखें तो हमें इसकी यूनिट चाहिए के की, तो हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इज इक्वल्स टू के की हमें यूनिट चाहिए, Q1 Q2 चार्जेस हैं तो इसकी हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू SI सिस्टम में हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और अगर हम CGS सिस्टम में बात करें, एयर के लिए ही अगर CGS सिस्टम में बात करें, CGS सिस्टम में k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन बन जाएगा CGS में डाइन, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर बन जाएगा स्ट्रेट कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई हमारी CGS सिस्टम में यूनिट। ओके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब के लिए हो गया? फॉर फ्री स्पेस और एयर। और अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रखे होते हैं तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा सर, ठीक है। ये हो जाएगी फॉर एनी मीडियम। अब ये तो समझ लिया। अब हम ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। एप्सिलॉन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये जो वर्ड है परमिटिविटी, ये वर्ड बना है परमिशन से, मतलब परमिट, परमिट का मतलब अलाउ करना। तो एप्सिलॉन का मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी भी मीडियम की होती है, जैसे कि एयर, वाटर, ऑयल या कोई भी लिक्विड है। जिस भी मीडियम में हमने अपने चार्जेस को रखे हैं, उस मीडियम की अपनी एक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब होता है कि वो मीडियम अपने अंदर से, खुद के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है। अलाउ मतलब परमिट, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी और मीडियम के लिए एप्सिलॉन हो जाएगी। अब हर चीज़ का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को मेजर करने के लिए हमने एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाया है, वो एयर के रिस्पेक्ट में बनाया है। जिस भी चीज़ की हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को मेजर करेंगे वो एयर के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो किसी भी मीडियम की अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हमें कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे डिवाइड करते हैं, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने बोल दिया के और एप्सिलॉन आर। के भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको के भी मिल जाएगा, एप्सिलॉन आर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन आर को हम बोलेंगे रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या बता रहा है हमें, के या फिर एप्सिलॉन आर हमें ये बता रहा है कि जो मीडियम है वो एयर के रिस्पेक्ट में कितना अलाउ कर रहा है, एयर से ज़्यादा अलाउ कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को, या एयर से कम अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो इसी से अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन को हम और क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इस चीज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने एक और नया फॉर्मूला उसी में से क्यों निकाला, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी क्या होगा, आपको सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी दी जाएगी, वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी दे दी जाएगी। मान लो किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डराइव करके निकाला। बेसिकली चीज़ एक ही है, बस यहाँ से एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ से निकाला है, ओके। नाउ लेट्स सी चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की यूनिट अगर एसआई सिस्टम में हम बात करें तो एसआई सिस्टम में कूलाम्ब होती है। हमें न्यूमेरिकल्स में मोस्टली एसआई सिस्टम में ही वैल्यूज़ डालनी होती हैं। अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो चार्ज की यूनिट होती है स्टैट कूलाम्ब और ईएसयू। ईएसयू का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। अगर हम कूलाम्ब में और स्टैट कूलाम्ब में रिलेशन पता करें तो 1 कूलाम्ब इज इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम्ब या फिर ईएसयू। इसके अलावा चार्ज की एक यूनिट और होती है, दैट इज ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 10 कूलाम्ब होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में कितना होता है, 10 कूलाम्ब होता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि कूलाम्ब को डिफाइन करो विद द हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हेल्प से कूलाम्ब को डिफाइन करो। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए हमें पता है कि कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो दो चार्जेस हैं वो दोनों के दोनों चार्जेस 1 कूलाम्ब के हैं,
और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है r वो 1 मीटर है। तो अगर ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1/1। इसका मतलब हुआ f इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। इसका मतलब हुआ, अगर हम इसको समझना चाहेंगे हमने अभी भी क्या किया, इसका मतलब हुआ कि 1 कूलाम वो चार्ज होता है जब उसको हम 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो वो एक दूसरे पे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन की फोर्स लगाएगा। उस चार्ज को हम बोलेंगे 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, 1 कूलाम इज दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड at a distance of 1 meter then it exerts 9 into 10⁹ Newton of force on one another, then that charge would be 1 coulomb charge। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिफाइन करिए तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये चीज़ तो हमने अभी पढ़ी कि एप्सिलॉन आर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और फ्री स्पेस या एयर की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का रेशियो होता है। बट अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर फ्री स्पेस। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करने को बोला जाएगा तो हमें ये पता है कि कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस पर जो फोर्स लगेगा अगर वो फ्री स्पेस या एयर में रखे हुए हैं तो फोर्स की वैल्यू होगी F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जब भी फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। अब अगर उन्हीं दो चार्जेस को उतनी ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रख देते हैं तो उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं F0/F तो ये बन जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ नीचे रह जाएगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा। अगर मान लो एक स्टेप और कर लेते हैं उसके बाद काटेंगे, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन या Q1 Q2 R स्क्वायर Q1 Q2 R स्क्वायर। इससे ये पूरा कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ये क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही चीज़ आ गई लौट के। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू F0 अपॉन F। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force between two particle when it is placed in free space or air to the force when it is placed in any medium। Okay, so now we will discuss Coulomb's law in vector form। but Coulomb's law को vector form में समझने से पहले अगर जिन लोगों को वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर से कुछ लॉ नहीं पता है तो Coulomb's law वेक्टर फॉर्म समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम ब्रश अप करेंगे 11th के वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन 11th में हमने एक पढ़ा था, उसमें क्या होता है, जो वेक्टर उल्टे सीक्वेंस में होगा वो इक्वल होगा बाकी दो वेक्टर के समेशन के जो सीक्वेंस में है। जैसे कि ये ए है, इस डायरेक्शन में ए स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ, खत्म होने के बाद बी स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ, बट सी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसका मतलब सी जो है वो ए और बी के उल्टे डायरेक्शन में लगा हुआ है, अपोजिट सीक्वेंस में लगा हुआ है, तो सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से इधर जाना चाहिए था बट ये उल्टा लगा हुआ है तो इससे स्टार्ट करते हैं वाई का, इधर से इधर गए, ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्टार्ट हो रहा है, मतलब सही सीक्वेंस है। तो एक्स और वाई इक्वल होगा जेड के, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर है मान लो आर, उसकी लेंथ है आर, आर का मतलब मान लो 5 मीटर या 6 मीटर जो भी है, और इस डायरेक्शन में है, तो ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, किस तरीके से, उस वेक्टर आर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से,
तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसे समझें 5 इन लेफ्ट डायरेक्शन या फिर राइट डायरेक्शन, उसको अगर हम डिवाइड कर दें 5 से तो क्या बचा 1 इन राइट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मैग्नीट्यूड तो बन गया 1 और इसके पास डायरेक्शन वही है जो इसके पास डायरेक्शन है। तो अगर हमारे पास कोई भी मैग्नीट्यूड होता है x, उसको अगर हमें वेक्टर बनाना है तो किसी भी अदर वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये खुद एक वेक्टर बन गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखनी है ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले। अब इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। इस चार्ज का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1 है, इस चार्ज का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R2 है। हमें निकालना है 2 पे 1 की वजह से फोर्स, 1 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोल रहे हैं F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21। और सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, बट हम सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है, बट हम डायरेक्शन 1 पर निकाल रहे हैं 2 की वजह से, तो वो इधर की तरफ होगी, रिपेल करेगा। पोजीशन वेक्टर वही सेम है R1 R2 Q1 Q2 के लिए। तो इस पे क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ये जो डायरेक्शन है हमें डायग्राम में दिख रही है, आंखों से दिख रही है, बट अगर हम अपने फॉर्मूले में इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इस चीज़ को हम एक्सप्रेस करेंगे, जो डायरेक्शन हमारी F21 की है वही डायरेक्शन हमारी R12 की है। तो अगर हम अपने फोर्स में इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे फोर्स एक वेक्टर बन जाएगा और डायरेक्शन उसको वही मिल जाएगी जो R12 की डायरेक्शन है। तो ये देखो कैसे करेंगे, ये तो हमारा कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ अगर हम देखें F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, R12 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें बनाना है वेक्टर। तो वेक्टर बनाने के लिए भी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है R12। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि F21 का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन R12 का है। तो हम मैग्नीट्यूड वही रखना चाहते हैं, बट हमें इसमें डायरेक्शन ऐड करनी है, तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम और कैसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, F21 ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से ये बन गया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमने वहाँ पर ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन देखा था, R1 और R12 ये दोनों सीक्वेंस में है ऐसे करके, और ये इसके अपोजिट है, तो R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R12 ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से R12 की वैल्यू निकालें तो R12 की वैल्यू क्या हो गई, R2 माइनस R1, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, बट ये तो मैग्नीट्यूड था, ये वेक्टर नहीं है, तो इसको मॉडुलस लगा दो तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर का ये तो यूनिट वेक्टर है, इसको लिखने का एक और तरीका ये है, तो इसको हमने लिख दिया R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 का मैग्नीट्यूड। तो अगर इसको ओवरऑल देखें तो F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये, और ये एक ही चीज़ है, ये देखो यहाँ से ये यहीं से तो उठा के लेके आए थे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है और ये और आ गया, तो ये क्यूब बन जाएगा R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये रह गया R12 वेक्टर। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले का देखें, इस डायग्राम में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R
F12 की डायरेक्शन किधर है, R21 की तरफ है, इस डायरेक्शन में, तो हो जाएगा R21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, R21 के कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा वेक्टर। ठीक है, अब इस यूनिट वेक्टर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो बन जाएगा F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन R21, ये स्क्वायर और ये 1, ये टोटल मिलके बन जाएगा Q। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का Q R21 वेक्टर। अब R21 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये और ये सीक्वेंस में ऐसे गया फिर ऐसे गया और ये ऑपोजिट लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, R1 इज इक्वल्स टू R21 प्लस R2, R1 इक्वल्स टू R21 प्लस R2। तो यहाँ से मैं R21 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या मिलेगी, R1 माइनस R2। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम उठा के यहाँ डालते हैं तो क्या बन जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का Q R21। ओके, तो ये हमारे हो गए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस सेम चीज़ है, सेम चार्जेस है। ये अलग अलग डायग्राम इसलिए बनाए हैं कि ये वाला फोर्स 2 पर है 1 की वजह से, ये वाला फोर्स 1 पर है 2 की वजह से। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में डिराइव किया। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का ये फॉर्मूला था, वो हमने अभी जस्ट डिराइव किया, वो ये था। अब हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q0 है, उस चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। Q1 की वजह से जो फोर्स है वो F01 है, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। Q2 की वजह से फोर्स है वो F02 है, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। इसी तरीके से Qn की वजह से जो फोर्स है वो है F0n, मतलब फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर समेशन होगा वो सारे फोर्सेस के, F0 इज इक्वल्स टू F01 फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 प्लस F02 प्लस F03 F0n। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको अगर हम डिटेल में एक्सपेंड करना चाहें तो इसको ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F01। तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज Q0 और चार्ज Q1। 01 का मतलब फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, तो इसका चार्ज हो जाएगा Q0 और इसका चार्ज हो जाएगा Q1 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया इधर से इधर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन का वेक्टर हो जाएगा R10। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमें उसी डायरेक्शन का लेते हैं। Q1 से Q2 की तरफ हमें वेक्टर चाहिए, तो हमें चाहिए R10। ठीक है, इधर की तरफ है, तो यहाँ पर लगेंगे R10 का Q R10 वेक्टर। इससे हमें जो हमने अभी पहले डिराइव किया था सिमिलरली उसी की तरह ये हो गया F0, इतनी चीज़ F01 के बराबर है, प्लस सिमिलरली इसी को आगे अगर हम एक्सपेंड करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R20 का Q इंटू R20 वेक्टर, प्लस ऐसे अगर हम आगे लिखते जाएं तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, Q0 सब में कॉमन है। इतना अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ये हो गया Q1 अपॉन
R01 का क्यूब R10 प्लस Q2 अपॉन R20 का क्यूब R20 प्लस Q3 अपॉन R30 का क्यूब R30 प्लस Qn अपॉन Rn0 का क्यूब Rn0 वेक्टर। इसको अगर हम सिग्मा समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन RI0 का क्यूब RI0 वेक्टर। ओके, यहाँ पे जहाँ जहाँ I है वहाँ पे एक एक करके 1 से वैल्यू स्टार्ट करके रखते जाएंगे। I की वैल्यू 1 रखेंगे तो R10 ये बन जाएगा, फिर I की वैल्यू 2 रखेंगे R20 ये बन जाएगा। तो इसको समराइज करके हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन एनी चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कोई भी चार्ज अगर किसी भी लाइन, लेंथ या किसी सरफेस या किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे में तो उसे बोलते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई चार्ज किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर किसी वॉल्यूम के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिस तरीके से मास की डेंसिटी होती है, मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी डेंसिटी होती है, उसको डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरीके से चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन, अगर लेंथ है तो लेंथ, सरफेस है तो सरफेस, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालें, ये मान लीजिए ये लेंथ L है पूरी और इसमें पूरा का पूरा चार्ज Q है। ठीक है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाएगी Q अपॉन L। ठीक है, तो अगर हम किसी चार्ज Q0 पे इस पूरी लीनियर चार्ज की वजह से हम फोर्स निकालना चाहें F0, तो हम कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग, F0 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा कूलम्ब लॉ का है, बट इसमें हमारे पास जो Q1 और Q2 है वो पॉइंट चार्जेस है, और लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इसको ज़बरदस्ती पॉइंट चार्ज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको एक बहुत छोटा सा लाइन ले ली हमने जिसकी लंबाई मान लो DL है, और उतनी लाइन पे चार्ज कितना है? DQ चार्ज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? उस छोटी सी लेंथ की वजह से जो फोर्स लग रहा है F0, उसको हम बोल देते हैं, मान लेते हैं DF0। DF0 वो छोटा सा फोर्स है, छोटे से लेंथ पे जो छोटा सा चार्ज है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है, दैट इज DF0। वो जाएगा 1/4πε0। Q1 की क्या हो जाएगा? चार्ज कितना है यहाँ पे? अगर हम चार्ज इसको अगर छोटा, डेंसिटी तो उतनी रहेगी, अगर हमारे पास चार्ज छोटा हो गया DQ तो लेंथ उतनी छोटी, ये DQ कितनी लेंथ पर है? DL लेंथ पर है। तो यहाँ पर अगर हम DQ निकालना चाहें तो DQ क्या हो जाएगा? DQ इज इक्वल्स टू लैम्डा DL। तो यहाँ पे Q1 की जगह आएगा DQ, और DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा DL। इसकी इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है? Q0 पे। अपॉन ये डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग R0 माइनस R इज इक्वल्स टू दिस। तो ये हो जाएगा R0 माइनस R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R0 माइनस R वेक्टर, R0 माइनस R वेक्टर। R0 माइनस R वेक्टर का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, ये हो गया DF फोर्स। अगर हमें टोटल चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल समेशन करना। तो ये F0 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 लैम्डा DL
क्यू नॉट अपॉन आर नॉट माइनस आर का क्यूब आर नॉट माइनस आर। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर है। ओके, अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमें फोर्स निकालना है इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे इस पूरे सरफेस की वजह से, बट कूलम्ब लॉ हमें जो फॉर्मूला देता है वो पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो हमें फिर से इसमें एक ज़बरदस्ती पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सरफेस ले लेते हैं, उस छोटे सरफेस का एरिया है डी एस, उस छोटे सरफेस एरिया पर चार्ज है वो डी क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी डी क्यू अपॉन डी एस। तो यहाँ से अगर हम डी क्यू चार्ज निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एस। अब हमारे कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला पॉइंट चार्ज ये है छोटा सा, उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा डी एस, या फिर स्टार्टिंग में डी क्यू लिख लेते हैं, डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्केलर फॉर्म में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएं तो एफ जीरो इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकालें सिग्मा डी एस क्यू नॉट एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ये तो पॉइंट चार्ज ही है, अपॉन आर, ये डिस्टेंस क्या है, आर नॉट माइनस आर वन का मैग्नीट्यूड, आर नॉट माइनस आर वन का मैग्नीट्यूड। और हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था कि यहाँ हो जाता है क्यूब और यहाँ पे आ जाता है वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर ये है छोटा सा फोर्स जो इतने से सरफेस की वजह से इस पर लग रहा है, अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए तो टोटल फोर्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो ऑन इंटीग्रेशन ये डी एफ हो जाएगा एफ, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो ये सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस क्यू नॉट आर नॉट माइनस आर वन का क्यूब आर नॉट माइनस आर वन वैक्टर। ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, और व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। अब देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज ऑन द वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो मान लेते हैं ये एक वॉल्यूम है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस चार्ज पूरे वॉल्यूम चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कूलम्ब लॉ है। कूलम्ब लॉ हमें पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं उसके बारे में बताता है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कूलम्ब लॉ लगाने के लिए हमें ज़बरदस्ती इसको एक पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम लिया जिसका वॉल्यूम dv है और उसमें चार्ज कितना है, dq है, तो उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू dq अपॉन dv। इससे अगर dq की वैल्यू निकालना तो dq हो जाएगा dq इज इक्वल्स टू रो dv। अब इस पे फोर्स F0 कितनी होगी, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू, जो स्केलर फॉर्म में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज dq छोटा सा चार्ज, किस पे चार्ज फोर्स निकाल रहे हैं हम, इस पे क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से जो फोर्स होगा वो डी एफ छोटा फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी। कहाँ से आया रो डी वी, ये देखो यहाँ से डी क्यू का अगर वैल्यू हमने निकाली तो डी क्यू इज इक्वल्स टू रो डी वी। ये वो चार्ज है छोटे से वॉल्यूम पे चार्ज है, तो यहाँ पे हमने डी क्यू की जगह लगाया रो डी वी, क्यू नॉट एज इट इज रहेगा बिकॉज ये खुद ही एक पॉइंट चार्ज है। अब ये जो डिस्टेंस है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आर नॉट माइनस आर इज इक्वल्स टू दिस इन द वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था, यहाँ पे हो जाता है क्यूब और यहाँ पे आ जाता है वेक्टर। तो आर नॉट माइनस आर इंटू दिस वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है और ये एक्चुअल वेक्टर है। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेशन ये जो छोटा फोर्स है जो छोटे वॉल्यूम की वजह से है वो टोटल फोर्स एफ बन जाएगा इस टोटल वॉल्यूम की वजह से, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी क्यू नॉट आर नॉट माइनस आर वन के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर वन। So these are the force on point charge due to charge distribution. Okay.